बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट ये है कि प्यूरिफाई गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग HCl गैस, इसको एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हमारे पास सैंपल है, हमारे पास जो सैंपल है हम उस सैंपल को वाटर सॉल्युबल बना देते हैं। सैंपल हमारे पास मौजूद है, उसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद ये डिज़ोल्व हो गया है। डिज़ोल्व हो जाने के बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूट इसके अंदर मौजूद है वो सॉल्यूट को वापस हम हासिल करें। सॉल्यूट जो इसमें हल हो चुका है उसको हम वापस हासिल करना चाह रहे हैं। इस सॉल्यूट को वापस हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल जो सॉल्यूशन है उसको गर्म कर लो। जब आप सॉल्यूशन को गर्म करते हो, सॉल्यूशन को गर्म करने की वजह से सॉल्यूशन जब गर्म हो जाता है तो सॉल्यूशन को गर्म करने की वजह से सॉल्यूट उसी के अंदर रह जाता है और सॉल्वेंट इवेपोरेट होके चला जाता है। तरीका ठीक है, लेकिन इसमें एक ख़तरा यह है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि पूरे के पूरे सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना है। दूसरा ख़तरा ये हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कि हमें जो सॉल्यूट मिला है वो डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि हम साथ साथ गर्म कर रहे हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है, कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूट हो सकते हैं जो कि डिकम्पोज होने का ख़तरा होता है। तो वहाँ पे फिर ये जो मेथड है ये कामयाब मेथड नहीं रहता है। ये फिर जब कामयाब मेथड नहीं रहता है तो फिर हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इस टेक्निक में ये होता है कि हम एक सॉल्यूट लेते हैं, उस सॉल्यूट को वाटर सॉल्युबल कर देते हैं। ये जो सॉल्यूट है ये जब पानी में हल हो गया है, सॉल्यूट जब पानी में हल हो जाता है, पानी में हल होने की वजह से अब हम ये चाह रहे हैं कि कोई और सॉल्यूट अब इसमें हम ऐड करें। उस सॉल्यूट में कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो पहला सॉल्यूट था जो हमने ऐड किया हुआ है वो पहला सॉल्यूट था। अब दूसरा सॉल्यूट ऐसा डालना है कि दोनों सॉल्यूट में एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे देखें क्लोराइड मौजूद है, यहाँ पे देखें क्लोराइड मौजूद है, तो यहाँ ये दोनों क्या है, ये कॉमन है। जब हमारे पास ये एक ऐसा सॉल्यूट आ जाता है जिसमें आयन्स कॉमन होते हैं, तो फिर यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन चुका है, जब हमने सोडियम क्लोराइड डाला पानी में तो ये सॉल्यूट में कन्वर्ट हो रहा था। ये सॉल्यूट जो है ये आयन्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यही जो आयन्स है वापस मिलके दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा होता है, उस वक्त तक चलता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्यूट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टिर कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते चले जाते हैं। जब हम इसको सॉल्वेंट में ऐड कर रहे होते हैं तो इस सॉल्वेंट में ऐड करने की वजह से ये सॉल्यूट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये सब एक दूसरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो जब तक ये इक्विलिब्रियम की हालत में है कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बन रही होती है। अब हमने जो सॉल्यूशन बनाना है
वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तब जाके हमने इसको क्या करना है, इसको देखना है। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बनाने के बाद, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम इसमें कोई और सॉल्यूट ऐड करते हैं। ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं जो इसका इक्विलिब्रियम जो पहले से मौजूद था, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम के हालत में है, हम अगर इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो ये सिस्टम जिस तरफ से डिस्टर्ब हुआ है, ये सिस्टम अपने इस डिस्टर्बेंस पर रुकता नहीं है, बल्कि ये अपने इस डिस्टर्बेंस को काउंटर एक्ट करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल काम कर रहा है। जब हमने सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट में क्लोराइड मौजूद है, अब ये जो क्लोराइड इक्विलिब्रियम के हालत में मौजूद है, हम ये चाह रहे हैं कि ये इस क्लोराइड का इक्विलिब्रियम टूट जाए। इस क्लोराइड का इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए हम फिर क्या करते हैं, ऐसा इसमें सॉल्यूट डाल देते हैं जिस सॉल्यूट में पहले से ही कॉमन आयन मौजूद होता है। जब पहले से ही कॉमन आयन मौजूद होता है तो ये जो पहले से ही कॉमन आयन मौजूद है, इसके कॉमन आयन के इसके अंदर चले जाने की वजह से ये इक्विलिब्रियम टूट जाता है और जो सॉल्यूट सॉल्युबल फॉर्म में चल रहा था वो सॉल्युबल वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है, उस सॉल्युबिलिटी को डिप्रेस कर रहे होते हैं, उस सॉल्युबिलिटी को हम कम कर रहे होते हैं। इस तरह वो सॉल्यूट जो पहले ज़्यादा सॉल्युबल था, अब दूसरे सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी, चूँकि आयंस की तादाद बढ़ गई है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी के कम होने की वजह से हमें जो है वापस इसके प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। जब प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया था वो सॉल्यूट वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में हमें मिल गया है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए हमें एक बीकर चाहिए, एक हमें फ्लास्क चाहिए, एक हमें फनल चाहिए, एक हमें ग्लास रॉड चाहिए, एक हमें प्लास्टिक वॉश बोतल चाहिए। फिर यहाँ ये थ्रिसल फ्लास्क है, ये हमें चाहिए, और ये सारे कनेक्टिंग ट्यूब्स वगैरह चाहिए, ये हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ हम सोडियम क्लोराइड का जो सैंपल है, जो सैंपल हमें दिया हुआ है, इस सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बन जाने के बाद ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बन गया है। अब हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर हम ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं। इसमें जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल दिया तो यहाँ पर जो है साथ साथ इसमें फिर हम HCl भी डाल देते हैं। जब हम इसमें HCl डाल देते हैं तो ये जो सॉल्यूशन था, ये जो पहले सॉल्यूशन के शक्ल में था, अब जो है ये वापस प्रेसिपिटेट के शक्ल में आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सोडियम क्लोराइड इन 100 ml बीकर। सबसे पहले हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जो कि प्योर नहीं था, जो कि इम्प्योर फॉर्म में है। इम्प्योर सोडियम क्लोराइड हमने लिया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया।
सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमने डिस्टिल वाटर यूज़ किया है। ये हमने डिस्टिल वाटर यूज़ किया। डिस्टिल वाटर के यूज़ करने के बाद फिर इसको फ़िल्टर कर लिया है। तो जो फिल्ट्रेट हमें मिला है उस फिल्ट्रेट में से हमने HCl गैस पास कर लिया। अब वो जो फिल्ट्रेट है वो सेचूरेटेड सोल्यूशन है और HCl गैस पास कर लिया है। इस सेचूरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने पहले से थोड़ा सा इसको गर्म भी करना है। जब थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है तो अच्छी तरह हमारे पास ये जो सेचूरेटेड फॉर्म में आ जाता है। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं और सोडियम क्लोराइड भी इसमें डाल देते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में। इस तरह जो प्योर फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमें मिल जाता है। हमें फिल्ट्रेशन के मदद से इसको अलग कर लेते हैं और इसको ड्राई कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं वो क्रिस्टल्स जो है वो हम एग्जामिनर को दिखा देते हैं। इसके एग्जामिनर को दिखाने की वजह से हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। आसान सा प्रैक्टिकल है, सिंपल प्रैक्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो सैंपल है हमारे पास वो जो सैंपल है उस सैंपल को हम लेते हैं और उसका सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सेचूरेटेड सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रहे होते हैं और गर्म करते हुए सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। फिर हम जो सोल्यूशन बन गया है उसमें HCl गैस पास कर देते हैं। तो चूंकि सैंपल में भी क्लोराइड मौजूद है, सैंपल में भी क्लोराइड मौजूद है और ये HCl है, इसमें भी क्लोराइड मौजूद है, तो ये दोनों जो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट के एप्लीकेशन में आ जाते हैं। ये ली चैटलेर प्रिंसिपल के बुनियाद पे ये काम कर रहे होते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने ये एक सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाना होगा। जब हम एक सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो सेचूरेटेड सोल्यूशन के बनाने की वजह से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म भी कर रहे होते हैं ताकि हमें अच्छी तरह सेचूरेटेड सोल्यूशन मिले। फिर हम उसमें HCl पास करते हैं। HCl के पास करने के बाद फिर हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ये है जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करना चाह रहे हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहला पॉइंट ये आता है कि ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ है। इस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते किसे हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में यह है, एक होता है हीट ऑफ रिएक्शन, एक होता है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, जब हम एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। जब हम दो रिएक्टेंट्स हैं, उन दो रिएक्टेंट्स को जब आपस में मिलाते हैं, उनके मिलाने की वजह से उन रिएक्टेंट में से जो हीट इवॉल्व हो रही है या उस रिएक्टेंट के इस प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, इस अमाउंट ऑफ हीट को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन इवॉल्व हो रही, हीट इवॉल्व हो रही है तो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। एसिड और बेस के आपस में मिलने की वजह से
प्रोडक्ट बनता है। अब उस प्रोडक्ट में ना एसिड की प्रॉपर्टी होती है और ना बेस की प्रॉपर्टी होती है। ये जो प्रोडक्ट बना है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, इसलिए इस किस्म के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इस किस्म के प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस दौरान जो हीट इवॉल्व हो रही है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम मालूम करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? हमें प्लास्टिक का बोतल चाहिए, पॉलीथीन बोतल है, इसके ऊपर फिर रबर का कॉर्क लगा देते हैं और यहाँ पे हमें जो है थर्मामीटर चाहिए होता है। फिर उसके बाद मेजरिंग फ्लास्क चाहिए होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन चाहिए होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे ये कैलोरीमीटर है, ये पूरा कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर में ये वुडन बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स होता है। यहाँ पे वूल मौजूद है, ये वूल मौजूद है और ये जो है ये आमतौर पे कॉपर का बना हुआ एक डब्बा होता है। ये यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा देते हैं, इस लिड पर थर्मामीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे स्टिरर होता है और ये जो लिड है ये इंसुलेटेड लिड है। ये सारे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इसको कैलोरीमीटर कहते हैं। ये कैलोरीमीटर हो गया है। हमने क्या करना है? कैलकुलेट द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। हमने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हमने जो टेम्परेचर है उसका रिकॉर्ड एसिड सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट कर लेना है। उसके बाद एक दूसरा सा हमने वेसल लेना है, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेना है। अब क्या करते हैं हम? अब जो इनिशियल टेम्परेचर है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मालूम कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? उस वक्त तक इन दोनों को मिक्स नहीं करते हैं जब तक दोनों का टेम्परेचर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेम्परेचर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेम्परेचर, जब तक ये दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद जो थर्मामीटर लगा हुआ होता है, जो स्टिरर लगा हुआ होता है, तो लिड हम वहाँ पे लगा देते हैं। लिड के लगा देने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टिर कर रहे होते हैं। जब ये आहिस्ता आहिस्ता स्टिर कर रहे होते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो क्या उसकी जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस हमने नोट करना होता है। उस वक्त तक हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है जब तक कि मज़ीद टेम्परेचर चेंज ना हो। फिर हमने जो हाईएस्ट टेम्परेचर आया है उसको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद जो हीट इवॉल्व हुई है इनका हमने प्रोपोर्शन मालूम कर लेना है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमने ये क्या है, ये एक कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर में क्या है? ये कॉपर का बना हुआ है, ये कैलोरीमीटर ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है और ये लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पर फिर हम रुई डाल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर से जो हीट है वो बाहर निकल के नहीं जाती है।
या बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आती है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। हीट अंदर से बाहर नहीं जाती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती हैं। हमने एक अलग सा बीकर लेना है, उस अलग से बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है और उसका सॉल्यूशन हमने बनाना है। और उसके बाद फिर हमने दूसरा बीकर लेना है, दूसरे बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दूसरे बीकर में बना लेते हैं तो इन दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि इन दोनों का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, एक जैसा हो जाए। जब इनका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो टेम्परेचर के एक जैसे हो जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर जो है टेम्परेचर जब एक जैसा हो गया तो हम इन दोनों को, एसिड और बेस दोनों को जल्दी से इसमें डाल देते हैं। जल्दी से इसमें डालने के बाद ये लिड इसको बंद कर देते हैं और साथ साथ यहाँ पे इसको स्टिर करना शुरू कर देते हैं। जब ये स्टिर करना शुरू कर देते हैं तो ये जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर पर हम ये टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं। तो अब इस टेम्परेचर में ये है कि एक तो ये इनिशियल टेम्परेचर हुआ, फिर ये फाइनल टेम्परेचर हमें मालूम हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं तो इसके बुनियाद पे फिर हम आगे जाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर उसका टेम्परेचर नोट करना है और उसको वहीं पे रख देना है। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो इन दोनों को हमने कैलोरीमीटर में डाल देना है और लिड बंद कर देना है। थर्मामीटर की मदद से हमने इनका टेम्परेचर नोट कर लेना है। जब थर्मामीटर की मदद से इनका टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं तो इनके टेम्परेचर के नोट करने की वजह से फिर हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर देख लेते हैं। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, जब दोनों वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं तो हम कैलकुलेशंस की मदद से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ये होता है कि जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड और बेस हमने मालूम किया, पहले हमने क्या एसिड का सॉल्यूशन बनाया तो टेम्परेचर मालूम कर लिया, फिर हमने बेस का सॉल्यूशन बनाया, उसका टेम्परेचर मालूम कर लिया। अब हमने दोनों को रख दिया है ताकि टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है फिर हम, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया। फाइनल टेम्परेचर क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। तो जहाँ तक इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद जिस टेम्परेचर पर ये रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो हमारा T2 हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर हमने मालूम करना है। हम चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर मालूम करने के बाद जो हमने मिक्सचर डाला था उसका हम मास मालूम कर लेते हैं कि हमने कितना HCl डाला था, कितना हमने बेस डाला था, ये हम इसका मास मालूम कर लेते हैं। उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर मालूम कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर मालूम करना है तो उसके लिए हमने जो मिक्सचर का मास होता है वो लेते हैं और वाटर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई हुई है वो लेते हैं। फिर जो है इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर लेते हैं। साथ में हमारे पास 4.2 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारी वैल्यूज़ लेते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम अपने काम को आगे ले जाते हैं।
इंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये जो 200 लिया है, ये HCl और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो मिक्सचर का वो मास है। फिर हम ये इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4.2 आ जाता है। तो ये जो इंथैल्पी है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, ये हम ले लेते हैं। ये काम चूंकि 1 लीटर में मोलारिटी में हुआ था, इसलिए 1 लीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1 लीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस प्रोसेस की जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये जो वैल्यू है इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करना होता है, देखें ये क्या है, ये कैलोरीमीटर है। ये क्या है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या क्या मौजूद है, ये वुडन बॉक्स है, इसमें कॉटन मौजूद है, ये लिड है, इस लिड में एक छोटा सा सुराख थर्मामीटर के लिए है, एक छोटा सा सुराख जो है वो स्टीयरिंग स्टिक के लिए है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ये इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले एसिड का सॉल्यूशन बनाना होगा, फिर क्या करना होगा, बेस का सॉल्यूशन बनाना होगा। जब हम ये दोनों सॉल्यूशन बना लेते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि इन दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। जब इन दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, इन दोनों के टेम्परेचर के नॉर्मल होने, वो हमारा जो है वो इनिशियल टेम्परेचर हो जाता है। फिर हम जो एसिड है और जो बेस है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करने की वजह से जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो हीट इवॉल्व हो रही होती है। उस हीट ऑफ इवॉल्व करने के लिए हम कंटिन्यूसली थर्मामीटर को चेक कर रहे होते हैं कि थर्मामीटर पर जहाँ पे टेम्परेचर आके कांस्टेंट हो जाता है तो वो हमारा फाइनल टेम्परेचर होता है। यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल है। तो हमने इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस में क्या करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर लिया, फाइनल टेम्परेचर लिया, चेंज इन टेम्परेचर मालूम किया, फिर मिक्सचर का मास मालूम किया, वाटर इक्विवेलेंस लिखने के बाद हमने क्या करना है, एंथैल्पी मालूम कर लेना है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करने हैं। उस वैल्यूज़ के पुट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूले की मदद से सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फिर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का पता लगा लेते हैं।